हेलो एवरीबॉडी। आज जिस समसामयिक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे वो है बांग्लादेश में अशांति, बांग्लादेश में विक्षोभ और किस तरह से यह भारत पर असर डालेगा, इसकी चर्चा की जाए। सबसे पहले यह जानना है आपको और इसे हम देखेंगे भारत बांग्लादेश संबंध के परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहले यह याद रखें कि सांस्कृतिक विविधता जो होती है वो कहीं ना कहीं धार्मिक विविधता से अधिक प्रबल होती है। कल्चरल डिफरेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिलीजियस डिफरेंस। बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में यह कथन बिल्कुल ही सत्य है। और जब बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश आप जानते हैं कि पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पाकिस्तान के दो भाग थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। तो वो पूर्वी पाकिस्तान था, लेकिन 1971 में 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ और तीन मुख्य कारण थे बांग्लादेश के निर्माण के। पहला कारण था सांस्कृतिक विविधता, और सांस्कृतिक विविधता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धार्मिक रूप से पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक जैसे थे, लेकिन संस्कृति दोनों की पृथक थी। दूसरा कारण यह था कि भौगोलिक निरंतरता दोनों के मध्य मौजूद नहीं थी, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य। तो इसलिए पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान पर प्रशासन करना बहुत ही मुश्किल था पाकिस्तान सरकार के द्वारा। और तीसरा कारण उसमें यह था कि जो मुख्य नियंत्रण केंद्र था, मेन कंट्रोलिंग सेंटर पावर का, वह पश्चिम पाकिस्तान में स्थित था। मुख्य तौर पे देखते हैं कि पाकिस्तान में 5 प्रांत थे और सबसे अधिक आबादी वाला प्रांत पूर्वी पाकिस्तान ही था, लेकिन नियंत्रण जो था वो पश्चिमी पाकिस्तान का था और मुख्य रूप से पंजाब प्रांत का। वैसे ये कहना भी आवश्यक है कि डीप स्टेट पाकिस्तान में जो है वो आर्मी का ही है, आईएसआई और आर्मी द्वारा निर्मित होता है डीप स्टेट। और ये पहली बार नहीं है 1971 में कि यह विभाजन देखा गया। अगर बंगाल के विभाजन को हम देखते हैं तो बंगाल का विभाजन 1947 में भी हुआ और बंगाल का विभाजन उससे पहले 1905 में भी हुआ, ब्रिटिश काल में। 1905 में भी हुआ ब्रिटिश काल में। लेकिन यह विभाजन जो था वह न केवल एक राजनीतिक विभाजन था बल्कि आर्थिक विभाजन भी इसे कहते हैं। और आर्थिक विभाजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि आप पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और पूर्वी बंगाल को, ईस्ट बंगाल को देखते हैं तो पश्चिम बंगाल मुख्य रूप से यहाँ भूमिपति रहते थे, खास करके वो हिंदू थे, और ईस्ट बंगाल मुख्य रूप से श्रमिक रहते थे और खास करके वो मुस्लिम थे। लेकिन इस्लाम का जो चेहरा था ईस्ट बंगाल में, उसे माना गया था मॉडरेट, उसे कभी भी रैडिकल उग्रपंथी चेहरा नहीं माना गया है। लेकिन हाल के वर्षों में देखते हैं कि उग्रपंथी चेहरा भी इस्लाम का बांग्लादेश में मौजूद होता नजर आ रहा है। लेकिन ये 1905 में हुआ। इसके उपरांत 1947 के उपरांत अगर आप देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत बांग्लादेश में गड़बड़ी शुरू होती है 1952 से। और 1952 में पाकिस्तान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम था ख्वाजा नजीमुद्दीन, उन्होंने कहा कि उर्दू जो है वो ऑफिशियल आधिकारिक भाषा होगी पाकिस्तान की। तो यह माना जाने लगा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के द्वारा कि उर्दू उन पर थोपा जा रहा है, उर्दू उन पर थोपा जा रहा है। तो 1952 में इसकी शुरुआत हुई। अगर पाकिस्तान के प्रांतों को आप देखेंगे तो सबसे अधिक आबादी थी, और यह न केवल जो लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश के लिए आंदोलन हुआ
इसमें आवामी लीग का एक सक्रिय भूमिका रही, मुक्ति बाहिनी की एक सक्रिय भूमिका रही, तो यह न केवल एक भाषाई आंदोलन था, बल्कि यह आंदोलन आर्थिक भी था। आर्थिक इसलिए था क्योंकि सबसे अधिक आबादी पूर्वी पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली को देखते हैं तो इसमें 300 सीट थे, और 300 सीट में 162 सीट जो थे वो ईस्ट पाकिस्तान के, और बाकी जो 138 सीट थे वो वेस्ट पाकिस्तान के। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान को कभी भी समुचित हिस्सा नहीं दिया जाता था। तो यह आंदोलन जो शुरू होता है आवामी लीग के द्वारा, यह न केवल एक भाषाई आंदोलन है, बल्कि अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित करने के लिए भी एक आंदोलन हुआ। 1960 के दशक में देखते हैं कि आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी होती है और उनकी मांगों को नहीं माना जाता है। लेकिन 1970 में जब आम चुनाव पाकिस्तान में होते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी आवामी लीग उभर कर आती है, और आवामी लीग का सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरना पाकिस्तान में, इससे क्या दर्शित होता है? इससे पता चलता है कि ईस्ट पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से, पश्चिम पाकिस्तान से पृथक होने वाला है। तो यह उभरना एक बड़ी पार्टी के रूप में यह इसका उद्घोषक था। लेकिन आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने कई मांगे रखी। एक तो व्यापक मताधिकार का मांग रखा, डिवोल्यूशन ऑफ पावर उसका मांग रखा कि जो शक्ति है उसे ईस्ट पाकिस्तान तक पहुंचाया जाए, अधिक आर्थिक सुरक्षा की मांग की, नए व्यापार नीति की मांग की पूर्वी पाकिस्तान के लिए। तो सारे इस तरह के उनके द्वारा मांग रखे गए, और ये सारी मांगे जो थी, उन्होंने कहा कि एक लूज फेडरेशन, एक संघीय व्यवस्था के रूप में पूर्वी पाकिस्तान जो है वेस्ट पाकिस्तान से जुड़ा रहेगा, जहां अधिक अधिकार पूर्वी पाकिस्तान को होंगे, मात्र रक्षा, करेंसी या विदेश जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर वेस्ट पाकिस्तान अपना अधिकार रखेगा, बाकी सारे जो हैं वो ईस्ट पाकिस्तान को दिए जा सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंटशिप किसकी थी? प्रेसिडेंटशिप थी अयूब खान की पहले, और उसके बाद देखते हैं याह्या खान के। दोनों के प्रेसिडेंसी में इन मांगों को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि न केवल प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, राष्ट्रपति पाकिस्तान के, वो उन्होंने इन मांगों को खारिज किया, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्होंने भी कहा कि ये मांगें नहीं मानी जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान का तंत्र जो था वो चाहता था कि एक मजबूत केंद्र हो। अब आई बात भारत के हस्तक्षेप की। तो भारत ने इस मामले में हस्तक्षेप कैसे किया? भारत के हस्तक्षेप करने के कई कारण थे। 1971 में, 1971 में भारत ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। उसका पहला कारण यह था कि 10 मिलियन शरणार्थी भारत आ गए थे। 10 मिलियन शरणार्थी भारत आ गए थे, एक कारण यह था। दूसरा कारण यह था सामरिक कारण इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारत के सामरिक हितों को देखें तो भारत ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान के मध्य स्थित था, जो भारत के हित में नहीं था। तो भारत चाहता था कि ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से, पश्चिम पाकिस्तान से पृथक हो जाए। तो सामरिक हित भारत का उसमें था। और तीसरा कारण यह था कि शेख मुजीबुर रहमान ने भारत से आग्रह किया था कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। 1971 में भारत पर यह आरोप भी लगता है कि उसने अपनी गुट निरपेक्षता की नीति को छोड़ा
और एक मित्रता संधि की यूएसएसआर के साथ, जिसके तहत लिबरेशन होता है बांग्लादेश का और बांग्लादेश स्थापित होता है। भारत ने पाकिस्तान को पराजित किया इस युद्ध में और बांग्लादेश की स्थापना हुई। 90,000 से अधिक पाकिस्तान के सैनिक जो हैं उन्हें बंदी बना लिया गया था, फिर छोड़ भी दिया गया। 20,000 से अधिक भारतीय सैनिक की जाने गई इस युद्ध में। तो ये सब उसमें देखा गया 1971 के वॉर में। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश की स्थापना होती है तो बांग्लादेश एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। लेकिन 1990 में बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है। इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है 1990 में। बांग्लादेश को देखेंगे कि यह एक इस्लामिक राष्ट्र बन जाता है, एक तो ये जानेंगे। लेकिन 1975 इसके मध्य 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या की जाती है। और शेख मुजीबुर रहमान की हत्या न केवल, ये याद रखें कि शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश की मांग की, बांग्लादेश स्थापित होने में उनकी सक्रिय भूमिका रही, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने भी डायरेक्ट एक्शन डे जो 16 अगस्त 1946 को मनाया गया था, उसमें एक सक्रिय भूमिका शेख मुजीबुर रहमान ने निभाई थी कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो ये शेख मुजीबुर रहमान है। और शेख मुजीबुर रहमान की जब हत्या होती है, जब उन्हें मारा जाता है 1975 में, तो बांग्लादेश के ऑब्जर्वर का यह मत था कि इट वॉज अ हिस्टोरिकल नेसेसिटी। उन्होंने लिखा है इसे हिस्टोरिकल नेसेसिटी कि शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो। इसी तरह से अभी आज ही शायद मैंने अखबार में पढ़ा कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ने, बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर, विदेश मंत्री ने कहा है कि दिस इज द सेकेंड लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। तो कैसी स्थिति बदलती है ये आपको देखना है। कई मिलिट्री कू हुए थे, कई तख्ता पलट हुए, और इस तख्ता पलट में देखें कि जो जनरल जियाउर रहमान भी राष्ट्रपति बनते हैं, जो बीएनपी के नेता खालिदा जिया के पति हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता जो हैं खालिदा जिया के पति। ये भी कहा जाता है कि बीएनपी की स्थापना जनरल जियाउर रहमान के द्वारा ही की गई ताकि उन्हें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी मिले। और बीएनपी का जुड़ाव जमायत इस्लामी से है। जमायत इस्लामी वह संगठन है जिसका संपर्क पाकिस्तान से रहा है। और इसी में एक शब्द आता है जिसे हम लोग कहते हैं राजाकार। राजाकार का मतलब है कि वह समूह जिसने पाकिस्तान सेना की मदद की है 1971 में। तो बांग्लादेश में ये एक गाली के रूप में देखा जाता है। तो वर्तमान में जब 5 अगस्त को शेख हसीना को हटाया गया यहाँ से, बांग्लादेश से तख्ता पलट हुई और शेख हसीना को हटाया गया, तो जो आंदोलनकारी नारा लगा रहे थे उसमें ये कह रहे थे कि आमी के तोमी के राजाकार चेई जिलो अधिकार हुई गिलो राजाकार। और उसका कारण भी था, लिंकेज भी था, क्योंकि शेख हसीना ने कहा था कि यह आंदोलन जो कर रहे हैं और आरक्षण जो दिया जाए वो क्या स्वतंत्रता सेनानी को नहीं दिया जाए या कि राजाकारों को दिया जाए। तो इस बात पे उनका आक्रोश था। वर्तमान में जो घटना घटी उसका संबंध डायरेक्ट आरक्षण से है। और आरक्षण से किस प्रकार से कि हाई कोर्ट का एक फैसला आता है और इस हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार 30% आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को दी जाती है बांग्लादेश में। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करता है, बाद में उसे खारिज भी कर देता है, लेकिन इससे आंदोलन की शुरुआत होती है। आंदोलन में देखें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, इन्होंने एक सक्रिय भूमिका निभाई। और आंदोलन में एक अन्य पार्टी ने सक्रिय भूमिका निभाई और वो है जमात इस्लामी।
इन्होंने भी, इनका कनेक्शन बीएनपी से है। जमायती इस्लामी की मैंने आपको बताया कि जमायती इस्लामी का वह समूह जो पाकिस्तान सेना का समर्थन किया 1971 के विद्रोह में, 1971 के युद्ध में, उसे कहा जाता है राजाकार, उसे कहा जाता है राजाकार। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है। लेकिन जब इस घटनाक्रम को आप देखेंगे तो इस घटनाक्रम के कई पक्ष हैं। एक पक्ष जो है इसमें वो है अमेरिका, और यह जुड़ा हुआ कैसे है? यह जुड़ा हुआ है सेंट मार्टिन आइलैंड से। ये देखेंगे सेंट मार्टिन आइलैंड यहाँ स्थित है बांग्लादेश में, छोटा सा द्वीप है सेंट मार्टिन आइलैंड, तो यह यहाँ स्थित है बांग्लादेश में। और अमेरिका चाहता था कि सेंट मार्टिन आइलैंड में वह अपना नेवल बेस, नौसेना का केंद्र स्थापित करे, लेकिन बांग्लादेश ने इसकी अनुमति नहीं दी। शेख हसीना के कई वक्तव्यों से यह पता चलता है, इसकी ओर वो इशारा करते हैं। अमेरिका का यह ब्लेम अमेरिका पर लगाया जाता है कि अमेरिका चाहता था कि इस द्वीप की मदद से वो चीन पर नियंत्रण करे। लेकिन अगर सेंट मार्टिन द्वीप को आप देखते हैं तो यह बहुत ही छोटा द्वीप है, और यहाँ नौसेना के केंद्र का स्थापित होना लगभग असंभव है। लेकिन यह एक थ्योरी है, ये एक पक्ष है। और ये भी देखा जाता है कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए थे आवामी लीग के पार्टी के वर्कर्स पर, और शेख हसीना को उन्होंने वीज़ा भी नहीं दिया। शेख हसीना को उन्होंने वीज़ा भी नहीं दिया। कई टूल किट, ये भी आरोप लगाया जाता है अमेरिका पर, कई टूल किट उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया। भारत अमेरिका के संबंध अच्छे हैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। कई टूल किट उनके द्वारा स्थापित किया, उनके द्वारा उपयोग किया गया, कई मेल्स उनके द्वारा उपयोग किए गए इस आंदोलन में। उन्होंने बीएनपी का समर्थन किया इस आंदोलन में। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शेख हसीना, उन्होंने क्या उन्होंने जो उनके कार्यकाल में जो चुनाव हुए हैं वो निष्पक्ष चुनाव नहीं है। तो एक तो पक्ष इसका यह है। दूसरा पक्ष इसका जो यह है वो है चीन। देखिए, अगर चीन की बात करें तो चीन दक्षिण एशिया में अपना पैठ जमाना चाहता है, और चीन की दक्षिण एशिया में जो हित है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लुक ईस्ट पॉलिसी से मेल खाते हैं, पूरब देखो नीति से मेल खाते हैं। बांग्लादेश की जो पूरब देखो नीति है उसका यह मानना है कि बांग्लादेश की निर्भरता भारत पे कम हो, और बांग्लादेश चीन के साथ अधिक संबंध स्थापित करे, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ अधिक संबंध स्थापित करे। लेकिन इस क्रम में चीन ने एक प्रस्ताव रखा था, और वो प्रस्ताव रखा था तीस्ता नदी के लिए। चीन चाहता था कि ड्रेजिंग किया जाए तीस्ता नदी का, गाद निकाले जाएं इससे, और बांग्लादेश को इससे लाभ हो। एक जलाशय की भी स्थापना करने की उन्होंने बात की, बिलियन इस पर डॉलर उन्होंने स्पेंड करने की बात की बांग्लादेश में। लेकिन जब ये सर्वेक्षण कहा जा रहा था कि जब ये सर्वेक्षण चीन के द्वारा किया जाता तो भारत ने इस पर आपत्ति की। आपत्ति इसलिए है कि तीस्ता नदी को देखेंगे तो तीस्ता नदी जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत ही नज़दीक है। तीस्ता नदी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बहुत ही नज़दीक, तो कहीं ना कहीं भारत के सामरिक हित को यह प्रभावित करता है। तो भारत ने अपना पक्ष भी रखा कि सर्वेक्षण हम करा सकते हैं, तीस्ता नदी का विकास हम कर सकते हैं। तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश में वर्षों से चल रहा है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य 54 नदियां हैं, और कई नदियों पर जो विवाद है उसे इन दोनों पक्षों ने सुलझा लिया है। लेकिन कई नदियों के विवाद पर मामला जो है आज तक दोनों के मध्य अटका हुआ है, और तीस्ता नदी एक ऐसा ही मामला है। 1976 में 1976 में ज्वाइंट रिवर कमीशन की स्थापना दोनों पक्षों द्वारा की गई। ज्वाइंट रिवर कमीशन की स्थापना दोनों पक्षों द्वारा, और 1983 में एक समझौता होता है जिसके तहत यह कहा जाता है कि इस नदी के जल का 49% हिस्सा भारत इस्तेमाल करेगा और 36% हिस्सा बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा।
इस नदी के जल का 50% भारत इस्तेमाल करेगा और 36% हिस्सा 49% हिस्सा भारत इस्तेमाल करेगा और 36% हिस्सा बांग्लादेश इस्तेमाल करेगा। 25% को रखा गया कि इस पर बाद में चर्चा की जाएगी, इसमें बाद में समझौता की जाएगी। इसका कारण भी था, और बांग्लादेश को कम हिस्सा इसलिए दिया गया क्योंकि तीस्ता नदी के जल से जो भूमिगत जल है उसका रिचार्ज किया जाता है। भारत में यह रिचार्ज गंजाल डोबा नई जलपाईगुड़ी स्थित एक जलाशय बनाया गया है, वहाँ पर किया जाता है, और इसी तरह से बांग्लादेश में डालिया में किया जाता है। बांग्लादेश कहता है कि बांग्लादेश को अधिक हिस्सा चाहिए तीस्ता नदी के जल का, और यह विवाद वहीं हटका हुआ है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इस विवाद को सुलझाने की बात की गई थी, और जब ये इस विवाद को सुलझाने की बात की गई तो एक जो इसमें असहमति आई वो इसलिए आई कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने अपना मत नहीं दिया, जिसके कारण यह समझौता नहीं हो पाया। भारत में आप जानते हैं कि जल जो है वो राज्य सूची का विषय है, तो इस कारण से यह समझौता नहीं हो पाया। तो यह है तीस्ता नदी का विवाद। दूसरी बात, तीसरा पक्ष यह भी है, तीसरा पक्ष इसमें आता है आईएसआई का। आईएसआई इस बात को स्थापित करने में जुटा हुआ है कि बांग्लादेश का निर्माण एक गलत निर्णय के कारण हुआ था। तीसरा पक्ष है। चौथा पक्ष जो इसमें है वो है शेख हसीना की नीति। शेख हसीना ने हरदम एक संतुलन स्थापित करना चाहा अलग अलग देशों के साथ, भारत, चीन, अमेरिका, रूस तक के साथ संतुलन स्थापित करना चाहा। और यहाँ तक बात चल गई कि रूस के जो एम्बेसडर है बांग्लादेश में, उन्होंने अमेरिका को वार्न किया, उन्हें अमेरिका को चेतावनी दी कि बांग्लादेश के मामले में अमेरिका दखलंदाजी न करे। न केवल यह उन्होंने संतुलन स्थापित करने की मांग की, बल्कि शेख हसीना ने एक वन पार्टी डोमिनेशन उन्होंने स्थापित करने की मांग की और विपक्ष को बिल्कुल ही निष्क्रिय कर दिया। लेकिन एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए विपक्ष का होना अनिवार्य है। तो इस अनरेस्ट के, इस आंदोलन के कई पक्ष हैं। अमेरिका एक पक्ष है, चीन एक दूसरा पक्ष है, आईएसआई तीसरा पक्ष है। अब यह है कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत के लिए किस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। तो भारत के लिए पहली समस्या जो है वह है शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या इसलिए क्योंकि लोग चाहते हैं कि वहाँ से भारत आएँ, खास करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है भारत के लिए। तो वो भारत आए, और इसके कारण अस्थिरता हो सकती है न केवल पश्चिम बंगाल में, बल्कि जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ। तो एक तो ये पक्ष है। दूसरा है भारत के लिए समस्या कि अगर मान लीजिए शरणार्थी आते हैं तो न केवल स्थिरता इस क्षेत्र में अस्थिर हो जाएगा यह क्षेत्र भारत का, बल्कि एक और समस्या उत्पन्न होगी। भारत में कुछ अलगाववादी ताकतें हैं। अलगाववादी ताकतें खास करके जो उत्तर पूर्वी राज्य के अलगाववादी ताकत हैं वो चाहेंगे कि अपना ठिकाना बांग्लादेश में बनाएं। तो दूसरा पक्ष ये भी है, दूसरा पक्ष ये भी है। तीसरा पक्ष है लैंड बाउंड्री। अगर आप देखते हैं तो भारत के साथ बांग्लादेश का जो सीमा है वो लगभग 400 किलोमीटर से अधिक है, 400 किलोमीटर। और इस सीमा को नियंत्रित करना इस तरह के आंदोलन में संभव नहीं है। तो यह एक अन्य विषय है। लेकिन अल्पसंख्यकों की सुरक्षा बांग्लादेश में भारत के लिए भी प्राथमिक हित का विषय है, तो यह भी देखेंगे आप। तो कई ऐसे चैलेंजेस हैं, लेकिन उसमें एक बात और आपको जाननी है कि भारत की जो स्टेट क्राफ्ट है, भारत की जो नीति है, उसके लिए किस तरह की चुनौतियां हैं यहाँ पर। एक तो चुनौती है कि भारत किस तरह से अपने दोस्तों के लिए जब भी इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है तो भारत कैसे अपनी दोस्ती निभाता है अपने मित्र देशों से, और एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में किस तरह से दोस्ती निभाता है। पहली बात।
दूसरी बात, भारत को यह भी देखना होगा कि इस मौके का फ़ायदा चीन तथा पाकिस्तान जैसे देश न करें। और भारत बहुत ही रोमांचित करता है 1971 के बांग्लादेश की स्थापना और भारत पाकिस्तान के युद्ध को। यह भारत को अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो इतिहास को लेकर, उनके इतिहास को लेकर जो मत है, वो मत बहुत हद तक बांग्लादेशियों के मध्य विभाजित है। किस रूप से वो देखते हैं अपने इतिहास को, तो यह भी। और भारत को चाहिए कि अपने जो पड़ोसी मुल्क हैं, उनकी नीतियों में दखलंदाजी न करें। तो ये सारी पक्ष को आप देखें। और इस पर एक मैंने प्रश्न भी आपको पूछा है, देखिए। और यह प्रश्न क्या है, इसे लिखकर प्रैक्टिस करना चाहिए। भारत में आर्थिक विकास, शांति और सुरक्षा पड़ोसी देश में हो रहे आंतरिक बदलाव से भी जुड़ी है, चर्चा करें। ये देखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।